गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी को प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीजीएस क्लासेस के इस जीएस के चैनल पे, परीक्षा तंत्र के इस प्लेटफॉर्म पे। हालांकि आज की क्लास आप सबकी वीजीएस क्लासेस में भारतीय संविधान की स्टार्ट हो रही है। वैकेंसियों का दौर है, भर्तियों की बहुत बड़ी भूमिका 2026 में हमारे छात्र जीवन में देखी जा रही है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी की अभी फॉर्म डेट पड़ी हुई है, अभी चल रही है, आप उसको भर सकते हैं। उसकी परीक्षा की तैयारी, बीईओ की परीक्षा आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, उसमें बीएड करने वाले को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा अवसर मिलेगा। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जितनी भी छात्र छात्राएं हैं और वो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें जीएस का इतना बड़ा रोल होता है, उस रोल को हम ध्यान में रखते हुए, उस भूमिका को हम ध्यान में रखते हुए वीजीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, परीक्षा तंत्र के यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए जीएस का हमारी टीम ने क्लास लेकर आया हुआ है। तो स्वागत है आप सभी का। क्लास को शेयर कर दीजिएगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगेगी। आपने पिछली क्लास जो हमारी हुई थी वो परीक्षा वीजीएस क्लासेस के ऊपर, उसमें आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एक एग्जम्प्टेड यानी संभावित सिलेबस क्या है उसकी बात की। मैंने कमेंट बॉक्स में कई लोगों की चैट देखा, कुछ लोगों ने पूछा होम साइंस का आएगा या नहीं, तो होम साइंस उसमें है नहीं। कुछ लोगों ने कहा एमएसडब्ल्यू वाले भर सकते हैं कि नहीं, समाज कार्य वाले, तो समाज कार्य का उसमें कोई रोल है नहीं। कुछ लोगों ने कहा सर अभी सिलेबस ही जारी नहीं हुआ है, तो मैंने कहा है संभावित सिलेबस हमने दिया है, और संभावित सिलेबस भी यही है जो मैंने आपको बताया कि 50 क्वेश्चन आपकी जीएस पूछेंगे, जीएस में करंट अफेयर्स रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल होगा, यूपी स्पेशल में भी आपका करंट अफेयर्स होगा, और 50 क्वेश्चन आपका हेल्थ एजुकेशन से होगा, महिलाओं से होगा, बच्चों से होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात ये है आप सभी के लिए कि ये जो टॉपिक है भारतीय संविधान, करंट अफेयर्स भी मैं आपको लेकर आऊंगा। हो सकता है वीकली हो, साप्ताहिक हो, यानी हर संडे आपको एक मैराथन करंट अफेयर्स की देखने को मिले। तो एक बात मैं आप सबको बता दूं, ये जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, ये एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं भी इससे बहुत अवेयर हैं कि हाँ इसमें क्वेश्चंस आते हैं और बड़े अच्छे आते हैं। चलिए फिलहाल हम कंपटीशन की तरफ बढ़ते हुए एक बार हम डिस्कस करते हैं और चर्चा करते हैं कि हमारे आज की सेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, क्या नई और अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे मेरी क्लास पर डे आप सबको 8 बजे वीजीएस क्लासेस में मिलेगी, पर डे 8 बजे। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और माता सरस्वती जी का आशीर्वाद ले लीजिएगा सुबह सुबह। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आप सबको बता दें, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का बैच वीजीएस क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल है। खास बात मैं आपको बता दूं, 3,499 इसकी फीस है, लेकिन 2,199 डिस्काउंट ऑफर है। इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट कितना है, 20% ऑफ है, 20% ऑफ है। यानी ये डिस्काउंट कौन सा है, गणतंत्र दिवस ऑफर मिल रहा है, गणतंत्र दिवस ऑफर मिल रहा है। यानी इस रिपब्लिक डे वीक में आप सबको हमारे सभी बैचेस पे 20% ऑफ मिलेगा। तो जो छात्र छात्राएं अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए, बैच को ज्वाइन नहीं किए, कर लीजिए। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे अच्छा सवाल है, सरकार को जनता का पैसा खर्च करना है, तो खर्च तो करेगा, वो तो ठीक बात है, लेकिन इसे अधिकार देगा कौन? हु ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट टू स्पेंड पब्लिक मनी? लोकसभा, पार्लियामेंट, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। कौन इस अथॉरिटी है जो भारत सरकार को, केंद्र में जो सरकार होती है या राज्य के स्तर पे, राज्य में जो सरकारें होती हैं, राज्य के स्तर पे तो अभी चर्चा नहीं हो रही है, हम केंद्र के स्तर पे पूछ रहे हैं कि कौन केंद्र सरकार को कहता है कि आप जनता का पैसा यानी खजाने से पैसा निकालिए और खर्च करिए, कंसोलिडेटेड फंड से आप पैसा निकालिए, संचित निधि से, और खर्च करिए। कौन अथॉरिटी है? क्या लोकसभा देती है, क्या पार्लियामेंट देती है, क्या कैग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक देते हैं, या राष्ट्रपति देते हैं? मेरी एक तरीका आप जानते हैं, मैं किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं तो उसमें एक खास बात क्या निकल के आती है, सबसे अच्छी जो आप लोग जानते हैं मेरे बारे में, खास बात यह है कि मैं हर एक ऑप्शन की बात करता हूं, हर एक ऑप्शन की चर्चा करता हूं जहां से संभव हो सकता है, हर एक ऑप्शन की चर्चा करता हूं जहां से क्वेश्चन संभव हो सकता है। ठीक है, चलिए कई लोगों ने इसका आंसर सी बताया है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज है। देखिए एक होता है आर्टिकल 26 एक होता है आर्टिकल 266 अनुच्छेद 266,
अनुच्छेद 266 कहता क्या है? ये कहता है कि भारत की संचित निधियों से तथा लोक लेखा समिति से संबंधित यह आर्टिकल है, जिससे भारत की सरकार पैसा खर्च करने के लिए क्या करती है? उपयोग करती है। तो ये किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? तो दो चीजों से है। एक तो संचित निधि से है, कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि से है। अब क्या होता है संचित निधि, अभी मैं बताऊंगा। और लोक लेखा समिति, संसदीय समितियां आपको देखने को मिलेंगी। लोक लेखा समिति, संसदीय समितियां आपको देखने को मिलेंगी। उसमें है पैक, पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये क्या होती है हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इसका करेक्ट आंसर आपने नहीं दिया, करेक्ट आंसर इसका बी होगा, पार्लियामेंट। अब मैं फैक्ट के ऊपर बात करूंगा, हाउ, पार्लियामेंट कैसे, ठीक है, हाउ पार्लियामेंट कैसे, कैसे पार्लियामेंट होगा। आइए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं पार्लियामेंट कैसे होगा। देखिए फैक्ट की अगर मैं बात करूं, तो फैक्ट ये कहता है कि अनुच्छेद 266 आर्टिकल 266, ये देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स इन आर्टिकल 266। दो डिफरेंट टाइप आपको देखने को मिलेंगे, यानी दो चीजों से रिलेटेड है। किससे? कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से। संचित निधि वह निधि होती है जिससे भारत सरकार खर्च करने के लिए पैसा निकालती है। निकालने के लिए तरीके हैं, ऐसे ही नहीं गई कि पहुंची निकाल ली, निकालने के लिए तरीके हैं। इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक, अब देखिए यहां पे आपको क्या मिलेगा जानने को नई चीजें बहुत कुछ है, जानना चाहेंगे तब। एक होता है लोक लेखा समिति। ये जब भारत सरकार पैसा खर्च करती है तो सरकार ने पैसा खर्च कहां की, कैसे की, ठीक है, क्या सही खर्च हुआ है कि नहीं, लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। क्या है लोक लेखा समिति? आइए हम दो तीन शब्दों में हम दोनों को जान लेते हैं। संचित निधि से पैसा, है ना, पैसा निकाला जाता है, पैसा खर्च करने हेतु निकाला जाता है। ठीक है, तो पैसा खर्च करने हेतु दो तरीके से निकाला जाता है। पैसा खर्च करते हैं तो निकाला जाता है दो तरीके से। ठीक है, दो तरीके से निकाला जाता है। अब दो तरीका कौन है और इसमें अनुमति किसकी होगी? याद रखिएगा, अनुमति संसद की होगी, अनुमति पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट इट मींस लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति। कैसे? एक होता है अनुदान मांग, एक होता है अनुदान मांग। ठीक है, अनुदान मांग होता है आर्टिकल आई थिंक 1113। अनुदान मांग अगर अस्वीकृत हो जाए, आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर अनुदान मांग अस्वीकृत हो जाए या उसमें कमी कर दी जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, सरकार गिर जाएगी। इसलिए इसे मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। किसकी तरह? मनी बिल की तरह। ठीक, एक चीज है। दूसरा होता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक ऐसा होता है जब सरकार खर्च करना चाहती है तो विनियोग विधेयक पारित करती है। यह आर्टिकल 114 में आता है, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 114 में आता है, जिसमें सरकार विनियोग विधेयक संसद में रखकर संचित निधि से पैसा खर्च करने के लिए, अपना काम चलाने के लिए काम करती है, यानी पैसा निकालने का मांग करती है। दूसरा क्या होता है, हमने लोक लेखा समिति की बात की, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कमेटी है जहां से सवाल आता है। इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा विपक्ष का सदस्य। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को याद रखिएगा। विपक्ष का, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 22 में 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। अब हम बात कर लेते हैं इसका मित्र कौन होता है। इसका मित्र कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग होता है। कौन होता है? कैग। कैग क्या करता है? कैग का काम क्या है? भारत सरकार के आय और व्यय के विवरण को अपने पास रखता है। इसका अध्यक्ष जो है, विपक्ष का सदस्य होता है, ये जाएगा कैग से कहेगा पूरा डेटा दो, तो सरकार ने देखा बजट में जो सरकार बातें रखी थी, सच में उतना पैसा खर्च हुआ है या उससे ज्यादा हुआ है, सच में उसी चीज के लिए खर्च हुआ है या अलग चीज के लिए खर्च हुआ है। तो ये विपक्ष का एक हथियार है। हालांकि विपक्ष अपनी ये रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, और एक होता है
प्रकल्पना समिति, तो प्रकल्पना समिति की ये जुड़वा बहन है। प्रकल्पना समिति की मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, जब पढ़ाऊंगा संसदीय समितियां तो समझ में आ जाएगा। प्रकल्पना समिति की जुड़वा बहन है। मैं क्यों ये सब फैक्ट आपको यहां पे बता रहा हूं, ट्विंस सिस्टर, ठीक है। कारण ये है क्योंकि यहीं से सवाल आते हैं, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रकल्पना समिति लोकलेखा समिति को सपोर्ट करती है। क्यों सपोर्ट करती है? ये देखती है कि आय और व्यय सही है कि नहीं है। भारत सरकार भ्रष्टाचार तो नहीं कर रही है, अनुपूरक बजट के नाम पे पैसा ज्यादा तो नहीं निकाल रही, ज्यादा निकाली है तो सही जगह खर्च हुई है कि नहीं हुई है, ये चीजें होती है। तो सबसे बड़ी बात ये है, आपको हमारे क्लास को ज्वाइन करने के लिए वीजीएस क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, हमारे परीक्षा तंत्र के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अनुमति संसद से ली जाती है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ क्या है, कैग किस में आएगा, तो कैग अगर आप देखेंगे तो कैग आर्टिकल 148 में आता है, अनुच्छेद 148 में आता है। लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा मई 1952 में शुरू हुई, मई 1952 में शुरू हुई। लोअर हाउस है, लोअर हाउस है, लेकिन सबसे पावरफुल हाउस है, सबसे पावरफुल हाउस है, ठीक है। और ये एक तरीके से जनता का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए सांसद यहीं जाके बैठते हैं, राज्यसभा में हमारे द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो आर्टिकल 42 में कहा जाता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो सबसे अच्छा सवाल निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? द यूनियन एग्जीक्यूटिव एट द करेंट सेंटर कंसिस्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर। संघ की, केंद्र में संघ की कार्यपालिका, दो शब्द होता है, आपने सुना होगा, दो क्या, सरकार के अगर शब्दों की हम बात करें तो एक टॉपिक होता है, एक पॉइंट होता है गवर्नमेंट, एक पॉइंट होता है गवर्नमेंट। सरकार मतलब क्या समझते हैं? जैसे ही हम सरकार का नाम लेंगे सब कहेंगे मोदी सरकार, योगी सरकार, ममता सरकार, ठीक है। तो सरकार का मतलब ये नहीं होता। सरकार में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक तो आपका शासन आता है, ठीक है, एक आता है आपका प्रशासन, और एक आता है आपका न्याय, ठीक है, या न्यायपालिका। सरकार में तीनों शामिल। अगर सरकार को कहेंगे ना मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए शासन में कौन कौन होता है, शासन में कानून बनाने वाली विधायिका होती है, कानून बनाने वाली विधायिका होती है। प्रशासन में कानून को लागू करने वाली कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका होती है। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ई कोर्ट, ये सारी चीजें आती हैं। सवाल क्या पूछा है, कार्यपालिका में। अगर हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति भी आएगा, राष्ट्रपति व उसकी राष्ट्रपति, पीएम व उसकी मंत्रिपरिषद, वह उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक, ये आएगा। और साथ ही साथ कार्यपालिका में आपको उपराष्ट्रपति भी देखने को मिलेगा। हाउ इट इज पॉसिबल कि उपराष्ट्रपति होगा? विधायिका में आपका संसद आएगा, ठीक है, संसद में लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा, और साथ ही साथ लोकसभा की स्पीकर आएंगे और राज्यसभा के उपसभापति आएंगे, राज्यसभा के उपसभापति। उपसभापति के पद पर जब बैठा रहेगा राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति, तो उसे हम उपराष्ट्रपति नहीं कहेंगे, उसे हम उपसभापति, सॉरी, उसे हम चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति ही मानते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाँ, वेस्ट ब्रिटेन के किस सदन से, ब्रिटेन के लोअर हाउस से की गई है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स किसने पूछा है? शशि बालाजी ने किया। हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन्स का मतलब सामान्य जनता के लिए है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका राष्ट्रपति आएगा, इसमें प्रधानमंत्री आएगा, और इसमें उपराष्ट्रपति आएगा। लोकसभा का अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होगा कार्यपालिका में। कारण क्या है? क्योंकि आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा और या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराएगा। वरीयता क्रम में अधीनस्थ कर्मचारी कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, उनकी मंत्रिपरिषद आएगी। तो यहां पे राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति कह दिया उपराष्ट्रपति को ये कार्य करना है तो करना पड़ेगा। हालांकि क्षेत्राधिकार बटा होता है, वो अलग बात है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी एलिमिनेट कर दीजिए जहां जहां सी है, ठीक है। तो
ए आंसर होगा, राइट आंसर ए होगा। चीजों को समझने के लिए आपको सिंपल करना होता है। किसी भी चीज को अगर आपको समझना है तो उसको बहुत ही ज्यादा सिंपल कर देना है। सिंपल कर देने से चीजें आपको और आसानी से समझ में आ जाती है। मैंने आपसे कहा कार्यपालिका और विधायिका की बातें, विधायिका में संसद आते हैं। अब कहेंगे सर संसद के पार्ट तो राष्ट्रपति है, बिल्कुल नो डाउट है, कौन मना करेगा, ठीक है, बट यहां कार्यपालिका की बात हो रही है। आपने कहा सर न्यायपालिका सरकार में कैसे आ सकती है, ध्यान समझिएगा, न्यायपालिका के जजमेंट से भी, न्यायपालिका का जजमेंट भी हमारे ऊपर लागू होता है, लागू कराने का काम सरकार का होता है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा। अब आप कहेंगे सरकार में कैसे, तो हालांकि न्यायपालिका हमारे यहां स्वतंत्र है, स्वतंत्र है सरकार से, किससे, स्वतंत्र है, ठीक है, सरकार से स्वतंत्र है न्यायपालिका। मैं यहां लिख दूं ना, कई लोग विरोध करने लगेंगे। न्यायपालिका जुडिशरी स्वतंत्र है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, एकदम ऊपर से नीचे तक उसका एक क्या है, एक सीधा सीधा वर्टिकल कह सकते हैं, एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, ठीक। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम क्या है, न्याय, केवल न्याय को ही लागू करना या न्याय दिलाना ही नहीं है। जुडिशरी का काम यह भी है कि ये देखा जाना चाहिए कि जो भी कानून बने वो कानून सही है या नहीं है। हाँ, एक चीज और, आपने सुना होगा मणिपुर राइट्स हुआ था, मणिपुर दंगे चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि अगर आप एक्शन लेते हैं तो ठीक, अदरवाइज मैं लूं। यानी न्याय देने के साथ ये देखना है कि देश की जनता के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि संरक्षक कौन है, प्रोटेक्टर कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई वो भी एक सरकार ही, कहते हैं ना माई बाप सरकार आप ही हैं, तो व्यवहारिक भाषा में ऐसे मान के चलिएगा शशि बालाजी। तो आई होप इसको आप समझ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? What is the maximum period of for which the vice president can act as a president? इसके बाद मैं आप सबको उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्लास लेकर आऊंगा, यूपी स्पेशल जीएस आता है और मजेदार क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपके साथ आएंगे। 6 महीने, 12 महीने, 3 महीने, 1 महीने, ध्यान से समझिएगा, एक बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 62 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 62 क्लॉज 2 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति, ध्यान से समझिएगा, जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे तो उस समय जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा उसकी अवधि, अधिकतम अवधि 6 माह होगी। हाउ? 6 मंथ, ओनली 6 मंथ। तो यहां पे आप कह सकते हैं ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 66 क्लॉज 2, इसको समझिएगा, ये क्लॉज 2 कहेंगे। ये कहता क्या है कि जब राष्ट्रपति का पद या सीधे सीधे लिखिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम 6 माह हो सकता है। हाउ मेनी? अधिकतम 6 मंथ, 6 माह हो सकता है। अब 6 माह हो सकता है, ये तो सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि अधिकतम 6 माह हो सकता है, यहां तक तो आपने समझ लिया। बट वर्किंग प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है किसमें? यहां पे एक क्वेश्चन आता है। हाँ, 6 मंथ, बहुत बढ़िया। वर्किंग प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है किसमें? जब आप अनुच्छेद 65 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 65 पढ़ेंगे तो 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 कहता है, ध्यान से समझिएगा, कि एक हमारे देश में जब भी राष्ट्रपति के ऊपर इंपीचमेंट लग जाए, यानी महाभियोग लग जाए, या महाभियोग लगने के कारण, या राष्ट्रपति बीमार हो, अस्वस्थ हो, या राष्ट्रपति रिजाइन कर दे किसी कारणवश, या राष्ट्रपति की असामयिक मृत्यु हो जाए, तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 65 कहता है कि हमारे यहाँ पे एक क्या होना चाहिए? वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति होनी चाहिए। तो 62 क्लॉज 2 कहता है कि उनकी मैक्सिमम अवधि 6 माह होनी चाहिए और 6 माह के अंदर आपको फिर से चुनाव करा लेना आवश्यक है। अब एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, समझिएगा, कि क्या अभी तक ऐसी स्थिति हुई है? सिचुएशन 1969 में आया हुआ था, सिचुएशन 1969 में आया हुआ था। जाकिर हुसैन हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई, असामयिक मृत्यु हो गई। तो उस समय उपराष्ट्रपति के पद पे वीवी गिरी साहब को राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया।
जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो उसी समय चुनाव इंपोज कर दिया गया, इलेक्शन इंपोज कर दिया गया प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, तब वो जाके जिस पद पे हो तब वो जाके वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, जब उन्होंने रिजाइन दिया तो भारत के एकमात्र आज तक के इतिहास में मुख्य न्यायाधीश एमएम हिदायतुल्लाह साहब 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एक माह तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा आर्टिकल 65 क्या कहता है, आर्टिकल 65 क्या कहता है, कहता है हमारे देश में कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कब कौन हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, इस्तीफा देते या महाभियोग लग जाए या किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली है, तो ऐसी अवस्था में भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति होगा। ये नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई ये होगा। अगर ये भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या होगा? भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अब इसके बाद भी अगर पूछेंगे तो का जवाब आइएगा क्लास में आपको बताऊंगा। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, वर्ष 1969 ये वो दौर था 20 जुलाई जब भारत के एकमात्र न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एकमात्र न्यायमूर्ति एससी के चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अगर आपसे पूछा जाए एकमात्र कौन ऐसे भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो राष्ट्रपति के पद पे कार्यरत रह चुके हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो एम हिदायतुल्लाह थे। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब असामयिक निधन हो गया, उनके पश्चात वीवी गिरी बने। वीवी गिरी ने क्या किया कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, तो इन्हें बनाया गया था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये फैक्ट इस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं। क्लास कैसी लग रही है एक बार क्लास के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। सभी छात्र छात्राएं अपने अपने विचार दें, सभी छात्र छात्राओं के अपने अपने विचार होने चाहिए। चलिए, रेणुपाल जी, रीना पाठक जी, रिंकी जी, नीतू जी, हिया जी, अमीला जी, कंचन जी, सभी का स्वागत है। ठीक है, सभी का स्वागत है। हाँ, कुछ लोगों के कमेंट में थोड़ा लेट देख पाता हूं, तो इसके लिए आप लोग नाराज मत हो जाइएगा कि सर तो हमारे कमेंट देखते हैं नहीं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हम आपको एक होमवर्क देके जा रहे हैं, होमवर्क देंगे लास्ट में। ठीक है, होमवर्क देंगे लास्ट में। क्लास अच्छी लगेगी तो क्लास को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जीएस की क्लास है। हम आपको एक होमवर्क देंगे और बहुत बड़ा होमवर्क देंगे, अभी नहीं, क्लास के अंत में, उपराष्ट्रपति से और राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो आई होप सबका आंसर आएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक यू रीना जी। आइए बात करते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं, आर्टिकल 76 क्या कहता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, भारत का न्यायवादी जो केंद्र सरकार की अनुशंसा पर, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। इसका क्या वेतन होगा राष्ट्रपति ही तय करता है। जैसे ही माना जाता है कि प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद समाप्त हो गई, विघटित हो गई, लोकसभा खत्म हो गया, तो इसका भी पद खत्म हो जाता है, फिर नया बनाया जाता है। ये हो गया। आर्टिकल 60 में कहा गया है भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है ना? तो ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 60। आर्टिकल 50 में कहा गया है कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव। यह आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व में आएगा, न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण या अलगाव, यह आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका 66 आएगा। क्या आएगा? 66। चलिए
एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आंसर करिएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आंसर करिएगा। वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, वाइस प्रेसिडेंट का उपराष्ट्रपति का चुनाव, अब देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन, चुनाव या निर्वाचन। तो इसमें देखिएगा एक इलेक्टोरल कॉलीग होता है, निर्वाचक मंडल होता है ना, निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलीग होता है। अब ये निर्वाचक मंडल जो है, निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलीग है, वो एक्चुअल में होते कौन है? यहां पे कई लोग आज भी कंफ्यूजन में रहते हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय को उपराष्ट्रपति के चुनाव, जब आंग्ल भारतीय समुदाय का पद ही समाप्त कर दिया गया था, अब वो इलेक्टोरल कॉलीग ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में वो शामिल नहीं होते। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो वो तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ना। ठीक है, जगदीश धनखड़ साहब इसके पहले थे। अभी कौन है? अभी कौन है बताइए? ये करंट अफेयर्स, इतनी सिंपल सी करंट अफेयर्स की चीजें आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपसे कहूंगा न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा फोकस किया करिए। सदन चले, संसद चले, तो संसद जब पार्लियामेंट जब सेशन चल रहा हो तो उस सेशन को थोड़ा सा ही सही लेकिन नोटिस किया करिए, आर्टिकल से पढ़ लिया करिए, आप न्यूज़पेपर के पढ़ लीजिए। हाँ, सीपी देखिए सर्वपल्ली, हाँ सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, एसपी राधाकृष्णन नहीं, सीपी। ठीक है, वेंकैया नायडू तो बहुत पहले थे जी, अब नहीं थे। आप कहां चली गई सरिता राज मृदुल जी, इतना पीछे। आइए हम बात कर लेते हैं इलेक्टोरल कॉलिंग में शामिल कौन कौन होता है। तो केवल यहां पे इस पॉइंट को याद रखिएगा, केवल संसद के, संसद इट मींस लोकसभा प्लस राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस के निर्वाचित इलेक्टेड एवं नॉमिनेटेड मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, सदस्य शामिल होते हैं। अब यहां पे एक सवाल बन गया कि सर एक बात बताइएगा, जब लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर हैं ही नहीं तो लोकसभा क्या? तो मैं इसको मान के चलूं कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि लोकसभा में अब नॉमिनेटेड तो है नहीं, आंग्ल भारतीय समुदाय का पद हुआ समाप्त, तो 2 ही मेंबर उसमें नॉमिनेटेड होते थे, वो हो गए खत्म। ठीक है, हाँ, वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जी हैं, तो वो हो गए खत्म। तो इस चीज को याद रखिएगा, संसद में लोकसभा में टोटल निर्वाचित सदस्य ही हैं, तो लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, क्योंकि उसमें मनोनीत है नहीं, और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के निर्वाचक मंडल होते हैं। इसमें ना तो किसी राज्य के विधानमंडल विधान परिषद का योगदान होता है निर्वाचक मंडल के रूप में, ना ही केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं का। क्लियर? तो इस चीज को याद रखिएगा, ऐसे पता चल पाता है कि आपका क्या है। निर्वाचन होता है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, ठीक है, आनुपातिक रेशियो प्रोपोर्शनल आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से होता है, साथ ही साथ प्लस एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड, और मतदान गुप्त मतदान होता है। जैसे वो राष्ट्रपति का होता है वैसे ही मतदान इसका भी होता है, गुप्त मतदान। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन, बाकी सभी आंसर आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल और अनन्य और अंतिम अधिकार होता है? Which of the following has the original, exclusive and final authority to decide dispute regarding the election of the president and vice president? किसके पास होता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। विवादों का निपटारा यही करता है। करेक्ट आंसर आपका ये होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका भारत का उच्चतम न्यायालय, ये आपका आंसर आएगा। आइए अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, ये देखिएगा, जो भी छात्र छात्राएं ओनली जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, केवल जीएस की फीस 999 है, इस पे भी 20% ऑफ चल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। तो आपको हमारे यहाँ कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा काम करना है। वो सिंपल सा काम क्या है, आप हमारा वीजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जिस चैनल पे आप इस बैच को देख रहे हैं, इस क्लास को, तो वीजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप केवल अगर जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीएस स्पेशल सबसे कम फीस रखा गया है, लेकिन सबसे प्रोडक्टिविटी, सबसे डिसिप्लिनरी और सबसे बेनिफिशियल क्लास आपको जीएस की वीजीएस क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। 999 इसकी हमने फीस रखी है, लेकिन इसमें भी हमने 20% का ऑफ, इस पे भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, वो भी रिपब्लिक डे वीक ऑफर चल रहा है। सो अभी आप लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए, कल ही ले लिया है, बहुत बढ़िया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति को सहायता और सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री बैठा होगा? ठीक है, हाँ, प्रेम प्रहलाद हरो जीओपी गॉप ये क्या हो जी? ये कोनो नया आपके यहाँ का लैंग्वेज है क्या, हम समझ नहीं पाए। खैर कोई बात नहीं, आइए। आर्टिकल 64, 60, 74, 80, 99 क्या पूछ रहा है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एट द एडवाइस द प्रेसिडेंट विच द प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देगा, वो अनुच्छेद 78 में है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की जो कार्यकारिणी यानी एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं अधिकारी है, मंत्रिपरिषद, वो जब राष्ट्रपति को सहायता करेगी जिसका शीर्ष प्रधानमंत्री होता है, वो किस आर्टिकल में आएगा? तो आर्टिकल 74 में आएगा, आर्टिकल 74 में आएगा। ठीक है, 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करेगा। क्लियर, इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, अब 64 क्या कहता है? 64 ये कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक, पदेन सभापति यानी कोई भी व्यक्ति जो भारत का उपराष्ट्रपति बने वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, आर्टिकल 80 क्या कहता है? इसमें राज्यसभा की संरचना की बात की गई है, राज्यसभा की संरचना। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 250 हैं, उसमें 12 सीटें क्या हैं? नॉमिनेटेड हैं। 238 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें यूपी की हैं। ऐसे पूरा संरचना बनाया गया, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और आर्टिकल 99 क्या है? ये कहता है कि जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्यों का शपथ, संसद के सदस्यों का शपथ, ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा? या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। और इन सारी चीजों का प्रक्रिया कहां दिया गया है? यह प्रक्रिया दिया गया अनुसूची 3 में, शेड्यूल 3 में, अनुसूची 3 में आपको देखने को मिलेगा विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण। क्लियर, शाम को चलती है, शाम को 6:30 बजे। ठीक है, एचईओ की क्लास शाम को 6:30 बजे चलती है, आपको मिल जाएगी। ठीक, तो यहां पे जितने भी संसद के सदस्य हैं वो शपथ लेंगे। शपथ या तो प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा या तो राष्ट्रपति स्वयं दिलाएगा। राष्ट्रपति स्वयं नहीं, वो एक व्यक्ति नियुक्त करता है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। उसका काम होता है संसद सदस्यों को अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाना। इस चीज को याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, तो भारतीय संविधान के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि यहाँ पे इस चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है?
Which of the following articles in the Indian Constitution relate to the parliamentary forms of government at center? अनुच्छेद 74 और 75, अनुच्छेद 165 और 166, अनुच्छेद 76 और 77, अनुच्छेद 163 और 164। चलिए, हाँ 6 का आप लोगों ने, सब लोगों ने सही आंसर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए, तो हम बात कर लेते हैं। किसी का आंसर, सब लोग अभी 6 का बी ही दे रहे हैं। आइए, इसका आंसर आपका करेक्ट होगा 74 और 75। 74 में मैंने क्या बताया, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक, और अनुच्छेद 75 क्या कहता है, ये याद रखिएगा। तो 74 क्या कहता है, इसको मैंने क्या बताया, राष्ट्रपति को सहायता हेतु एक मंत्री परिषद। और अनुच्छेद 75 तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या कहता है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। चलिए, आर्टिकल 165 क्या कहता है, 165 ये कहता है जिसमें आपके बारे में राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। ठीक, ओहो, एडवोकेट जनरल। ठीक, अब हम आर्टिकल 166 में देखेंगे तो राज्य की कार्यवाही राज्यपाल के नाम, राज्य की कार्यवाही, जितने भी स्टेट की कार्यवाही होगी वो राज्यपाल के नाम से की जाएगी, मुख्यमंत्री के नाम से नहीं होती। मुख्यमंत्री केवल उद्घाटन करने जाते हैं तो पत्थर से नेम प्लेट हटा, वो अपना पर्दा वगैरह हटा देती हैं, वही चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 76। तो मैंने इसमें आपको बताया हुआ था आर्टिकल 76 क्या कहता है, तो 76 में कहा जा रहा है महान्यायवादी होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। और अनुच्छेद 77 क्या कहता है, आर्टिकल 76, राष्ट्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम नहीं, राष्ट्रपति के नाम। ठीक, वहीं अनुच्छेद 163 की अगर हम बात करते हैं तो कहता है राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इसको आप क्या कहेंगे, राज्यपाल, राज्य स्तर पर राज्यपाल को सहायता देने हेतु मंत्री परिषद। ठीक है, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा राज्य स्तर पे। और अनुच्छेद 164 क्या कहता है, अनुच्छेद 164 ये कहता है कि इसमें जितने भी राज्य स्तर पे मंत्री होंगे, राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री सहित, राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री सहित तो कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। कितना अच्छा सवाल है, हाँ महान्यायवादी, कितना अच्छा सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगर आप अब देखिए एक ही क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है केंद्र सरकार के संसदीय स्वरूप मतलब राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद जो लोकसभा से संबंधित है। और अनुच्छेद 75 की धारा 3 मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। तो लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर और राज्यसभा मिलकर क्या बनाते हैं, एक संसद बनाते हैं जो संसदीय स्वरूप में देखने को मिलता है। ठीक,
अब देखिए, इन सब चीजों से अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? अभी मैंने आपको बताया, तुरंत मैंने बताया, आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 की धारा 3 किसके प्रति? केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कारण क्या है कि लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी? इस चीज को याद रखिएगा। इसका कारण यह है कि हम जिस सांसद को चुनते हैं, अगर वो लोकसभा के लिए चुनाव, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं, तो जनता द्वारा चुनकर जाता है, तो लोकसभा का ही विश्वास, जनता का विश्वास से प्राप्त होता है। अविश्वास प्रस्ताव भी आपको लोकसभा में ही देखने को मिलता है। जब लोकसभा का विश्वास सरकार में या सत्ता में या मंत्रिपरिषद में समाप्त हो जाती है तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कोलैप्स हो जाती है। अरे इसके आप पढ़ेंगे ना तो बहुत नियम कानून। अभी बजट बन रहा है, बजट की कोई एक बात अगर बजट पारित होने से पहले लीक हो जाती है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए आप जानते हैं जब बजट बनना शुरू होता है लगभग नवंबर से ही, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 1 फरवरी को तो आपका बजट आएगा ही। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 माह तक वित्त मंत्रालय के सभी मेंबर इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर, आपको कहीं फाइनेंस मिनिस्टर दिख रहे हैं इसमें? और दिखेंगे भी तो बहुत रेयर केस में, अगर कोई जरूरत हो तो, नहीं तो ये लोग केवल वित्त मंत्रालय में रहकर बजट को बनाते हैं। बजट की एक बजट की कॉपियां ट्रक से उतरती हैं। आप देखिएगा संसद में जब आपका बजट सेशन स्टार्ट होगा तब देखिएगा, संक्षिप्त में वो बजट का विवरण प्रस्तुत करती हैं। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का सुझाव है। हालांकि बजट शब्द की चर्चा नहीं है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये चीजें अगर एक बात भी लीक हो गई तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, चलिए आर्टिकल 79 क्या कहते हैं? ये कहता है संसद का गठन होगा। क्या कहता है? इसमें संसद के गठन की बात की गई है। संसद का गठन, संसद का गठन, स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें क्या होगा ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यसभा अपर हाउस और लोकसभा लोअर हाउस, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। अभी तक तो ऐसा नहीं मिला है, अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 73 में क्या कहते हैं? संघ की कार्यपालिकीय शक्ति, संघ की कार्यपालिका या कार्यपालिकीय शक्ति अनुच्छेद 73 में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको आए कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग तो अनुच्छेद 53 में आएगा। यहां संघ की कार्यपालिकीय शक्ति की बात हो रही है, इस चीज को याद रखिएगा। और 77 क्या होगा कि भारत सरकार के सभी कार्य, अभी मैंने बताया था शायद, अभी मैंने आपको बताया था भारत सरकार के सभी कार्य किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, इसलिए नाम मात्र का शासक होता है, नाम से ही किए जाते हैं। ठीक, वरीयता क्रम में ऊपर आते हैं। वास्तविक शासक कौन है? हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, चाहे सरकार किसी की हो। क्लियर, सरकार किसी की हो, इस चीज को याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है, क्यों है? इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। द लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। को वेरी गुड, ठीक है। राज्यसभा को विधानसभा के सदस्यों द्वारा सीधे चुना जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही है। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। और राष्ट्रपति की सर्वोच्च होता है, ये भी। चारों अपने आप में सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में संसदीय प्रणाली है, क्यों है? क्यों है? हाँ, बहुत बढ़िया नीतू जी। ठीक, क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो सांसद होते हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और उनका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व क्या होता है? अगर वो गलत कार्य करते हैं
या किसी प्रकार से अलोकतांत्रिक गतिविधि में शामिल होते हैं, या सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है तो सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में लाया जाता है। तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होना, ऑल ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, ये हमारे यहाँ पे संसदीय प्रणाली को बढ़ावा देता है, संसदीय प्रणाली को बढ़ावा देता है। ऐसा आपको अमेरिका के संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिका का राष्ट्रपति तो भी वहां की जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन वहां ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। बट इंडिया में वहां इम्पीचमेंट है। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को हम लिए हैं, और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट ये है किसके प्रति, है ना, ऑफ लोकसभा, टू द लोकसभा। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, द मोस्ट सीनियर आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट? तो राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद के बारे में बहुत आपको नहीं पढ़ना है, बस छोटी छोटी बातें पढ़नी है। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या अधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे कहा जाता है एनडीएमए। वैसे ही आता है ना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए, तो उसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री। ठीक, करेक्ट आंसर आपको सी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी, महाधिवक्ता नहीं है, महान्यायवादी, तो ये होगा आपका आर्टिकल 76। मैंने आपको बताया था। महान्यायवादी के बारे में देखा जाए तो ये भारत सरकार का वकील होता है, अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार का वकील होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या होता है? एडवोकेट होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इसका वेतन तय करता है, राष्ट्रपति ही तय करता है कि ये कब तक अपने पद पर बना रहेगा। कोई 60 वर्ष या 65 वर्ष की आयु की बात नहीं है, यहाँ पे यही तय किया जाता है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं डिटेल, तो डिटेल ये है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त इलेक्टेड बाय प्रिंसिपल प्रेसिडेंट, नियुक्त, यहां तक ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा वेतन या पारिश्रमिक तय किया जाता है, जो राष्ट्रपति इनका वेतन तय कर दे, पारिश्रमिक तय होता है। अब कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल क्या होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कार्यकाल को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माना गया। इसका मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति ने इनको प्रसाद दिया है, जब तक प्रसाद इनका रहेगा राष्ट्रपति का इनके पास, तब तक ये अपने पद पे रहेंगे, अदरवाइज इनको अपने पद से हटा दिया जाएगा, इनको अपने पद से हटा दिया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक, हाँ, अच्छी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 148। तो कैग का कॉन्सेप्ट है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अनुच्छेद 54 क्या है? तो अनुच्छेद 54 में कहेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो निर्वाचित सदस्य। अब हालांकि मैंने इसको बताया है, एक बार बता दूं आप सबको, निर्वाचित सदस्य में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 2019 के अधिनियम द्वारा निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन शामिल नहीं होता है? किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, और किसी भी राज्य की विधान परिषदों के न तो निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, न ही मनोनीत सदस्य शामिल होंगे। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भागीदार नहीं करता है, ठीक है, तो विधानसभा के
सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका निर्वाचन राज्य विधान परिषद से हुआ हो, ठीक, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन शामिल नहीं होगा? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो विधान परिषद से निर्वाचित हुए हो। तो मान लीजिए अगर अभी तो विधानसभा से, मान लीजिए अगर विधान परिषद से निर्वाचित होते हैं तो विधान परिषद का कोई रोल ही नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। केवल निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का कोई रोल नहीं, केवल इस चीज को याद रखिएगा तो आप आंसर कर ले जाएंगे। बहुत सिंपल सा है। और नेक्स्ट आर्टिकल 165, ये क्या है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान न्यायवादी की पदावधि क्या है? तो कोई निश्चित अवधि नहीं है, मैंने आपको बताया ना, कोई निश्चित अवधि नहीं है, नो फिक्स टर्म, बिकॉज यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन होते हैं। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, अभी पिछली क्वेश्चन में बताया था। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? तो 1952 में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। 1952 में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा की स्थापना की गई थी। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, आज की मेरी क्लास यहीं तक रुकती है। ठीक है, आगे भी मेरी क्लास लगी है। अब से आपकी क्लास प्रतिदिन 8 बजे VGS क्लासेस यूट्यूब चैनल और परीक्षा तंत्र के चैनल पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो हमारा बैच है सोशियोलॉजी का, ये लॉन्च हो गया है और अभी भी इसकी फॉर्म डेट है। ठीक, इस फॉर्म डेट अभी भी इसकी बाकी है। आप इसका 22 जनवरी तक में भी है, तो 22 जनवरी तक लास्ट डेट है, इसकी फॉर्म भर सकते हैं। वही छात्र छात्राएं एलिजिबल हैं जिनका केवल और केवल पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है। पिछली क्लास में मैंने सिलेबस डिस्कस हुआ था तो मैंने बताया था कौन कौन एलिजिबल है, एज रिलैक्सेशन किसके किसके लिए है। ठीक है, और यहाँ डोमिसाइल कोई लागू नहीं है। आप बिहार के हैं तो भर सकते हैं, झारखंड के हैं भर सकते हैं, MP के हैं भर सकते हैं, बट आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। जो छात्र छात्राएं ओनली फॉर GS की क्लास, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, PGT के लिए या फिर और किसी एग्जाम में केवल GS के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए ये है कि VGS क्लासेस एप्लीकेशन, आप हमारा ऐप VGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, VGS क्लासेस ऐप आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए, ऑफर का लाभ उठाइए। इस समय रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। ठीक है, रिपब्लिक डे वीक चल रहा है, रिपब्लिक डे वीक ऑफर। ठीक है, वीक ऑफर, तो आप इस ऑफर का लाभ उठाएं। ऑफर क्या है? 20% का डिस्काउंट आपको सभी बैचेस पे मिलेगा। एक तो वैसे बैचेस की फीस कम है, ऊपर से और भी डिस्काउंट है, तो सभी बैचेस पे या सभी कोर्सेज पे तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सो कांटेक्ट अस ऑन दिस नंबर 7523 90 69 84। एक ये नंबर है और एक है 82 99 85 89 68, जिसपे मैं पर्सनली आपकी कॉल को रिसीव करूंगा और आपसे इंटरेक्ट करूंगा। सो थैंक यू, खुश रहें, मस्त रहें। आप सभी लोग हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाइए, हर एक बैचेस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा शिवानी जी, बिल्कुल रहेगा। और ये हमारे बैचेस हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहा है। सो थैंक यू, खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास हमारी भारतीय संविधान के ऊपर होगी और बहुत जल्द UP स्पेशल की एक क्लास हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। थैंक यू।